गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो सेवर्ट्स का लॉ। ये लॉ जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है और हम इसे आज डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है बायो सेवर्ट्स लॉ। कहाँ हम इसकी स्टडी कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। तो बायो सेवर्ट्स एक साइंटिस्ट हैं और 1920 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक लॉ हमें दिया, ठीक है। और ये लॉ ये बताता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी इसने मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला दिया। कौन से? इस लॉ के द्वारा, बायो सेवर्ट्स साइंटिस्ट ने। तो देखिए, हमने इससे पहले देखा था कि ऑर्स्टेड ने क्या किया। उन्होंने देखा कि किस तरीके से अगर किसी चालक में करंट फ्लो हो रहा है, यानी चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है। तो जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों ओर, उस चालक के चारों ओर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एक जनरेट हो जाता है। ये तो था ऑर्स्टेड का प्रैक्टिकल, और ऑर्स्टेड ने इसी प्रैक्टिकल को एक नियम के रूप में दिया। इसने इसे प्रैक्टिकल के रूप में प्रूफ किया कि जब किसी चालक में आप क्या करते हैं? करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उस चालक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसे ऑर्स्टेड ने प्रूफ किया। अब बायो सेवर्ट्स ने इसी में आगे क्या किया कि उसने कहा कि अगर एक धारावाही चालक हो, ठीक है, कोई चालक है धारावाही, दैट मीन्स उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको इसने कैलकुलेट किया। तो सपोज दैट ये कोई एक धारावाही चालक है एक्स वाई जिसकी लेंथ है एल। तो बायो सेवर्ट्स ने क्या किया कि इसको छोटे छोटे अल्पांश, दैट मीन्स सेगमेंट में तोड़ दिया, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे इसने लिया इसे, ये डी एल एक सेगमेंट ले लिया, एक अल्पांश ले लिया। तो ऐसे इसने बहुत सारे अल्पांश लिए और फाइनली उनको एड अप किया, तो आपके पास पूरी एल लेंथ का जो धारावाही चालक है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक धारावाही चालक लिया एक्स वाई जिसकी लेंथ इन्होंने ले ली है एल, ठीक है। अब इन्होंने इसमें एक छोटा सा अल्पांश लिया डी एल। इस अल्पांश से किसी बिंदु पी पर, किसी पॉइंट पी पर हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इस डी एल अल्पांश सेगमेंट से किसी पॉइंट पी पर, मतलब ऐसे इन्होंने बहुत सारे सेगमेंट लिए और पॉइंट पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये फाइनल फार्मूला दिया जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो डी एल सेगमेंट से सपोज दैट आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और ये इसके साथ थीटा का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर जो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसे डी बी से डिनोट करें, ठीक है, तो इसे इन्होंने कैलकुलेट किया। अब देखिए, ये एक्स वाई जो धारावाही चालक है, इसमें सपोज दैट करंट की डायरेक्शन है ये आई, ऐसे जा रहा है। तो पी पॉइंट पे इन्होंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगा, ये इस अल्पांश के, धारावाही चालक की लंबाई का जो हमने अल्पांश या सेगमेंट लिया है, इसके प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसमें फ्लो होने वाले करंट के भी क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, ओके। थर्ड, इन्होंने बताया कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ दिस एंगल, ठीक है, यानी ये होगा साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन, इट विल बी ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी 1
अपॉन यहाँ से यहाँ तक, अगर इस पॉइंट को मैं O ले लूँ तो O से P तक की दूरी के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसा होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स 1/r²। तो बायो-सेवर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और जो फाइनल उनका कंक्लूजन निकला उस बेस पे उन्होंने बताया कि अगर किसी धारावाही चालक के किसी छोटे से सेगमेंट को हम लें, उस सेगमेंट के द्वारा किसी बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसमें बहने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ये जो हमने सेगमेंट लिया है इसके प्रोपोर्शनल होगा, और जिस एंगल पे हमने लिया है उस एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होगा, और जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया उस पॉइंट को जहाँ से कंसीडर किया है उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये इनका फाइनल कंक्लूजन था। अब इन चारों को अगर हम एक साथ लिख लें तो हम इसे लिख सकते हैं dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r²। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम ये जो चिन्ह है इसको हटा दें तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट पुट कर लेंगे, एंड सपोज दिस इज k, तो क्या हो जाएगा? k I dl sin थीटा अपॉन r²। ओके। और एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि जो ये k है इसकी वैल्यू आपके पास आती है, ये आती है dB इक्वल टू k की वैल्यू होती है μ0 अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r², एंड दिस इज द बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, ये क्या है? बायो-सेवर्ट्स का नियम है। इस नियम के द्वारा हम किसी धारावाही चालक से किसी बिंदु पर, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक छोटे से सेगमेंट के द्वारा लिया, अगर हम पूरा सेगमेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? B आ जाएगा फाइनल, और हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि B इज μ0 अपॉन 4 पाई I L sin थीटा अपॉन r²। इस तरीके से भी उसे हम लिख सकते हैं, यानी हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। दैट मीन्स जो dl है ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट को हम जोड़ते चले जाएंगे, तो फाइनल के द्वारा यानी xy जो l लेंथ का है उसके द्वारा हमें b कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए μ0 अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट हमने लिया है। 4 पाई तो आप जानते हैं 4, एंड पाई इक्वल टू, पाई की वैल्यू होती है 3.14। μ0 को यहाँ पे कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकशीलता इसे कहा जाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, सेम दैट यहाँ पे ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, और जीरो का मतलब है निर्वात में। दैट मीन्स यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वायु में या निर्वात में। अगर हम यहाँ मीडियम रख देंगे तो यहाँ पे हमें के पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो μ0 है it is the same as the epsilon naught. Epsilon naught is the electric permeability and μ0 is the magnetic permeability. That means हिंदी में इसे विद्युतशीलता और इसे चुंबकशीलता कहते हैं। अब μ0 अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी हो गई? 10⁻⁷, जैसे हमने वहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखी थी। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेती हूँ मैं से, ये लिख सकते हैं आप dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 10⁻⁷ IDL साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो ये आया आपके पास बायो-सेवर्ट्स का लॉ। अब देखिए बायो-सेवर्ट्स का लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में कूलाम का नियम था। ठीक है, क्या था कूलाम का नियम?
वो था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में आपने इसको देखा है। तो देखिए दोनों नियम सिमिलरिटीज दोनों लॉ में, ये भी वैसे ही वर्क करता है जैसे ये वर्क करता है। यहाँ पर कूलम्ब का नियम इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, ये भी इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर ये चार्ज पे डिपेंड है या चार्ज के प्रोपोर्शनल डिपेंड है, और यहाँ पर ये क्या है, करंट के प्रोपोर्शनल डिपेंड है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है चार्ज क्या है, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन करंट की यहाँ पे डायरेक्शन होती है। बावजूद इसके करंट क्या है, एक बिना दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसा है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है, लेकिन करंट की डायरेक्शन होती है। ओके, तो यहाँ पर जो कूलम्ब के नियम की और इसके नियम की अगर आप सिमिलरिटीज़ देखें तो ये चार्ज के प्रोपोर्शनल है, ये करंट के प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है और ये भी इन्वर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये इनकी सिमिलरिटीज होगी। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी। यहाँ पर एफ की डायरेक्शन क्या होती थी, जो चार्ज है इसको किसी पॉइंट से जब आप मिलाते हैं तो दोनों के अनुदिश, ठीक है, Q1 और यहाँ हमने कोई पॉइंट P लिया है, तो यहाँ जो आपका E कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे E, तो E क्या होता है, इस P और इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, डिपेंड करेगा। ये प्लस है तो इधर होगा और ये माइनस है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। लेकिन इस लाइन के अनुदिश होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर I है और यहाँ B है तो B की डायरेक्शन इस लाइन के अकॉर्डिंग नहीं होगी, इस लाइन के अलोंग नहीं होगी। कहाँ होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। अगर I ये है तो B इसके परपेंडिकुलर होगा, या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, ठीक है, या तो अंदर की ओर होगा या तो बाहर की तरफ होगा। अगर हम इसको एक प्लेन मान लें, हम इसे क्या मान लेते हैं, एक प्लेन मान लेते हैं, और इसमें I क्या है, ये है, ठीक है। तो जो B होगा, B इसमें यहाँ पर अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर। तो इसको जब ये इनवर्ड होगा तो इसको क्रॉस से दिखाते हैं। अगर सपोज दैट ये बाहर होता तो इसको हम सिंपल एक डॉट से दिखाते, किसको, B को। तो B की डायरेक्शन I के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर जो हमने फिगर ड्रॉ किया है इसमें इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड है, दैट मीन्स हम इसे क्रॉस से दिखाएंगे। अब आप कहेंगे इसकी डायरेक्शन कैसे देखेंगे, तो वैसे आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए। सपोज दैट ये पेन है और दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल, आपने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है। ये जो आपका थंब है ये इस डायरेक्शन में है, तो जो थंब होगा, अंगूठा है, ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताएगा, और जो ये उंगलियां हैं ये B की डायरेक्शन को आपको डिनोट करेंगी। यानी I इधर है तो B क्या है, अंदर की और नीचे को है, समझ रहे हैं आप। I ये है तो B क्या है, उसकी डायरेक्शन इधर है और अंदर की ओर है। अब आप इसको ऐसे पकड़िए और I की डायरेक्शन क्या हो गया, इधर, और I की डायरेक्शन ये है तो B की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, बाहर की ओर। यानी जो दाएं हाथ का नियम है, ये जो है आपका जो थंब है ये I की डायरेक्शन डिनोट करता है, और जो आपकी फिंगर्स हैं ये B की डायरेक्शन डिनोट करती है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे पकड़िए, क्योंकि हमने I की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड की है। हम इस धारावाही चालक को ऐसे रखें, ऐसे रखें, कैसे भी रखें, यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा, तो ये हो गई आपकी I की डायरेक्शन। जो थंब है मेरा ये हो गया I की डायरेक्शन, और B क्या है, इनवर्ड, देखिए अंदर की ओर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो B है वो इनवर्ड है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर लेती, ठीक है, यानी I की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती इसमें, तो अभी I की डायरेक्शन ये है, ये इनवर्ड है, और इसको ऐसे कर लेती तो I की ये B की डायरेक्शन क्या हो जाती, बाहर की ओर हो जाती, ठीक है। दूसरा, आप इसको जो स्क्रू का, मैक्सवेल स्क्रू का रूल है, उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसे करेंगे तो I अंदर होगा और B
ऐसे होगा। अब देखिए आई ऐसे है और बी ऐसे जाएगा। स्क्रू से आप जब यूं घुमाते हैं तो स्क्रू क्या होता है, अंदर की ओर जाता है और ये फोर्स इधर लग रहा है इस फिंगर पे, थंब पे, तो आई अंदर जा रहा है और फिंगर इधर जा रही है, तो ये क्या हो गया, स्क्रू के रूल के अनुसार। अब यहाँ पे आई ए है तो ये अंदर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो इसके रूल हैं कि बी को कैसे डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके 2-3 नियम हैं, आप उनसे ने देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें जो ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्यू यानी चार्ज को और पॉइंट को मिलाने वाली डायरेक्शन के अलोंग होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड में आई के परपेंडिकुलर होती है। ये डिपेंड करता है, इनवर्ड हो सकती है या आउटवर्ड हो सकती है, ठीक है। इनवर्ड होती है तो क्रॉस से डिनोट करते हैं और आउटवर्ड होती है तो पॉइंट से इसे हम डिनोट करते हैं। तो ये था आपका बायो-सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। ऑस्ट्रेज ने बताया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि अगर किसी धारावाही चालक में, किसी चालक में आप करंट फ्लो करें तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बायो-सेवर्ट्स ने बताया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फाइनल कंक्लूजन ये दिया। इस लॉ को आप लैब में प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने खुद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद फाइनल से कंक्लूजन दिया। एंड दिस इज़ द dB is proportional to dl, dB is proportional to I, dB is proportional to sin theta and inversely proportional to r square। और समर अप करेंगे इससे सबको तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक permeability and the value of mu naught upon 4 pi is 10 to the power -7 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये था आपके पास बायो-सेवर्ट्स का नियम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब कल हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। देन थैंक यू फॉर टुडे, ओके।